चलिए आज अपने चैप्टर 1 का रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है ना। हाँ भैया, तो चैप्टर 1 में देखिए अपने क्या क्या समझे थे। अपने बिजनेस पॉलिसी समझे थे, कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट समझे थे, कंसेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी समझे थे, और कंसेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी में एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, स्ट्रैटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। इसके बाद अपने स्ट्रैटेजिक लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन समझे थे। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में अपने इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस देखे थे, और फाइनली अपने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इन गवर्नमेंटल एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस देखे थे। अब यहां पर कौन कौन से टॉपिक एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है भैया। बिजनेस पॉलिसी में दो डेट्स है, बिजनेस पॉलिसी में देखिए दो डेट्स है, एक है 1911 और एक है 1969। तो ये दोनों डेट्स आपको याद रखना है फॉर द पर्पस ऑफ एमसीक्यू। और यहां पर एक क्वेश्चन अपने समझे थे, इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस पॉलिसी, ये अपने को ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। हाँ, फिर कंसेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड स्ट्रैटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव, ये आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। स्ट्रैटेजिक लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन पूरा का पूरा आपने लर्न किए थे। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस भी इंपॉर्टेंट है, और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इन गवर्नमेंटल एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ये पूरा का पूरा टॉपिक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हाँ भैया, तो बिजनेस पॉलिसी अपने देखते हैं। तो बिजनेस पॉलिसी में भैया दो डेट देखिए इंपॉर्टेंट था, 1911 एंड 1969। तो ये दोनों डेट्स आप लोग याद रखेंगे, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अपने देखें कि इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस पॉलिसी कैसे हुआ भैया। तो बिजनेस पॉलिसी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, सबसे पहले बिजनेस पॉलिसी आया, बिजनेस पॉलिसी के बाद मैनेजर लोग डे टू डे प्लानिंग किए, डे टू डे प्लानिंग के बाद वो लोग लॉन्ग टर्म प्लानिंग किए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग को रिप्लेस किया स्ट्रैटेजिक प्लानिंग ने, और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को रिप्लेस किया स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ने। और अगर क्वेश्चन आए इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस पॉलिसी, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप लोगों को क्या लिखना है भैया, बिजनेस पॉलिसी। बिजनेस पॉलिसी के बाद डे टू डे प्लानिंग हुआ, डे टू डे प्लानिंग के बाद मैनेजर्स लोग लॉन्ग टर्म प्लानिंग किए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग को रिप्लेस किया स्ट्रैटेजिक प्लानिंग ने, और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के बाद कंसेप्ट आया स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का, और आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट डिफाइन भी कर देना है। समझ में आया। हाँ भैया, इसके बाद कंसेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी देखे थे। तो कंसेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी में अपने समझे थे कि दैट स्ट्रैटेजी इन टिपिकल डिक्शनरी, a typical dictionary defines the word strategy as something that has to do with war and ways to win over enemy. In the context of business, the application of this term is not much different. Businesses have to respond. Business have to respond to dynamic and often external forces while pursuing their mission and objectives. ठीक है, strategy has to be flexible and pragmatic. ये अपने देखे थे। स्ट्रैटेजी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है साउंड एंड अलर्ट मैनेजमेंट का। हाँ, ये अपने देखे थे। कोई भी स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट, फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल। कोई भी स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट, फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल, ठीक है, कि उसमें कोई गलती हो ही ना, ये भी नहीं हो सकता। स्ट्रैटेजी इज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिजायर्ड इमेज, डेस्टिनेशन, डायरेक्शंस ऑफ व्हाट इट वांट्स टू बी, व्हाट इट वांट्स टू डू एंड वेयर इट वांट्स टू गो। ये सब कुछ आपके लिए एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अच्छी से रीड करके रखिएगा, एमसीक्यू कैसे भी बन सकता है। Strategy is a game plan that management of a business uses to take market positions, conduct its operations, attract and satisfy customers, compete successfully and achieve organizational objectives. ये अपने पढ़े थे, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो स्ट्रैटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। इसमें अपने क्या समझे थे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेट नहीं करते हैं, अपने डायरेक्टली स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेट नहीं करेंगे, पहले एनालिसिस करेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का। तो क्योंकि आप पहले इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एनालिसिस करने के बाद आप स्ट्रैटेजी बनाते हो, तो ऐसी स्ट्रैटेजी को कहा जाता है प्लान्ड स्ट्रैटेजी या फिर प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी, ठीक है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन पहले क्या करता है, पहले आफ्टर प्रॉपर प्लानिंग के बाद एनालाइज करता है पॉसिबल इन्वायरमेंटल सिनेरियोस को, आफ्टर प्रॉपर प्लानिंग एनालाइज करता है पॉसिबल इन्वायरमेंटल सिनेरियोस को, उसके बाद ही क्रिएट करता है स्ट्रैटेजी, मतलब स्ट्रैटेजीज बनाता है, क्रिएट करता है स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क, और स्ट्रैटेजी बनाने के बाद उसमें काम किया जाता है एंड वर्क करता है ऑन दी स्ट्रैटेजीज इन अ प्री डिटरमाइंड मैनर। ये अपने देखे थे। अच्छा, ये तो प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी हो गया भैया, लेकिन क्या आपका एनालिसिस 100% एक्यूरेट हो सकता है? क्या आपका एनालिसिस एकदम सटीक बैठेगा? नहीं। ये भी हो सकता है देयर कैन बी सिग्निफिकेंट डिविएशंस, जो आपने सोचा था, जो आपने विजुअलाइज किया और एक्चुअली जो हुआ,
जो सिग्निफिकेंट डिविएशन हो सकता है कि जो आपने सोचा एग्जैक्टली अगर वैसा नहीं हुआ तब आप क्या करेंगे, तो आपकी स्ट्रैटेजी शुड बी अडेप्टिव टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। तो वही लिखा हुआ है, देखिए दैट देयर कैन बी सिग्निफिकेंट डिविएशंस बिटवीन व्हाट वाज विजुअलाइज्ड एंड व्हाट एक्चुअली हैपेंस। Strategies need to be attended or modified in the light of possible environmental changes. That is, यहां पर यही बात बोल रहा है कि आपकी strategy should be adaptive to changing circumstances. Reactive strategy gets triggered by the changes in environment and provides ways to cope with negative factors or take advantage of emerging opportunities. ठीक है, तो आपने 3 पॉइंट किस तरीके से किए थे, देखिए भैया ये आपने देखे थे कि स्ट्रैटेजी जो है ये आपका पार्टली प्रोएक्टिव होता है और पार्टली रिएक्टिव होता है। तो हमने 3 पॉइंट पढ़े थे, देखिए किस तरीके से भैया, देखिए ऑर्गेनाइजेशन क्या डायरेक्टली स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करता है, नहीं, ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर प्रॉपर प्लानिंग एनालाइज करता है पॉसिबल एनवायरमेंटल सिनेरियोस को, उसके बाद क्रिएट करता है स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क और वर्क करता है ऑन दी स्ट्रेटेजीज इन अ प्री डिटरमाइंड मैनर। ठीक है, लेकिन अपने ये भी जानते हैं दैट इन रियलिटी नो कंपनी कैन फोरकास्ट द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट एग्जैक्टली। ठीक है, everything cannot be planned in advance and it is not possible to anticipate the moves of your rival firms, consumer behavior and so on. इसीलिए बोला जाता है that there can be significant deviation between जो आपने visualize किया और जो actually हुआ। तो strategy needs to be attended or modified in the light of possible environmental scenarios। ठीक है, तो reactive strategy gets triggered by the changes in the environment and provides क्या देता है भैया, and provide ways to cope with negative factors, मतलब avert the threats in the external environment, और या फिर avail the opportunities को बोला गया है कि क्या, और take advantage of the emerging opportunities। यही अपने देखे थे स्ट्रैटेजीज पार्टली प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। भैया एक बार और प्लीज खाली रिपीट कर दीजिए, क्या ऑर्गेनाइजेशंस डायरेक्टली स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेट करता है, नहीं, ऑर्गेनाइजेशंस पहले प्लानिंग करेगा तो आफ्टर प्रॉपर प्लानिंग एनालाइज करता है इन्वायरमेंटल सिनेरियोस को, आफ्टर प्रॉपर प्लानिंग एनालाइज करता है इन्वायरमेंटल सिनेरियोस को, उसके बाद ही स्ट्रैटेजी बनाता है, तो क्रिएट करता है स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क और क्रिएट करने के बाद वर्क करता है ऑन दी स्ट्रैटेजीज इन अ प्री डिटरमाइंड मैनर। ठीक है, और उसके बाद देखे थे इन रियलिटी no company can forecast the internal and external environment exactly, everything cannot be planned in advance, it is not possible to anticipate the moves of your rival firms, consumer behavior and so on। ठीक है, there can be significant deviations between जो आपने सोचा था, between what you have visualized and what actually happens। ये अपने जानते हैं strategies need to be modified or attended in the light of possible environmental scenarios। ठीक है, और reactive strategy gets triggered by the changes in the environment and provide ways to cope, and provides क्या करता है, provide ways to cope with the negative factors or take advantage of emerging opportunities। यही अपने देखे थे। हाँ भैया, तो strategies partly proactive and partly reactive, और उसके बाद अपने देखे थे that a company's strength is typically a blend मतलब mixture of proactive actions, reactions। proactive actions क्या हो गया, that proactive actions on the part of the managers to improve the company's market positions and financial performance, and reactions to unanticipated development and fresh market conditions। ठीक है ना, तो अपना बिजनेस पॉलिसी हो गया, कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट आप लोग रीड कर लीजिएगा, कंसेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी हो गया, स्ट्रैटेजीज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव हो गया। अब आइए स्ट्रैटेजिक लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशंस, और फिर अपने क्या करते हैं, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस देखते हैं और इंट्रोडक्शन देखते हैं। ठीक है, तो स्ट्रैटेजिक लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशंस क्या था भैया, देखिए कॉर्पोरेट वर्ड देखते ही डेजिग्नेशन और एपेक्स, तो कंसिस्ट ऑफ, डेजिग्नेशन से याद आएगा कंसिस्ट ऑफ सीईओ एंड अदर टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स, और एपेक्स हो जाएगा ऑक्यूपाई द एपेक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। राम के दो काम, तो उसने क्या किया था, ऑप्टिमल सेट ऑफ बिजनेस में से उसने डिटरमाइन किया कि व्हाट बिजनेस द कंपनी शुड बी इन, टॉय और क्लोथ बिजनेस में उसने डिटरमाइन किया था कि मैं टॉय और क्लोथ बिजनेस करूंगा, और उसके बाद 6 करोड़ और 4 करोड़ रुपए एलोकेट किया था, तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग डिफरेंट बिजनेस। क्या राम लीडर था, तो प्रोवाइडिंग लीडरशिप टू ऑर्गेनाइजेशन, और लीडर ही विजन देखता है, तो डिफाइनिंग विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। हाँ, और देखने का मतलब ही हो गया यू आर सीइंग समथिंग, तो ओवरसी द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रैटेजीज फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन। ये अपना कॉर्पोरेट लेवल के रेस्पेक्ट में किए थे। इसके बाद आइए भैया फंक्शनल लेवल के रेस्पेक्ट में, तो फंक्शनल मैनेजर्स क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं,
क्या एक्टिविटीज करते हैं ये बताइए। तो फंक्शन से याद आएगा दैट फंक्शनल लेवल मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शंस एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कन्फाइंड टू वन ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी। यही किए थे अपने। हाँ भैया, इसके बाद आइए बिजनेस लेवल। बिजनेस लेवल में भैया किस तरीके से किए थे देखिए, दो सेट में है, जिसमें सेट 1 का 2 पॉइंट कॉर्पोरेट लेवल से ही बनेगा। ओवरसी होल ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका क्या हो गया भैया, सेट 1 का पॉइंट नंबर 1, बिजनेस लेवल का सेट 1 का पॉइंट नंबर 1, एंड डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजीज हो जाएगा बिजनेस लेवल का सेट 1 का पॉइंट नंबर 2। तो एक बात बताइए, क्या भैया बिजनेस लेवल मैनेजर्स ओवरसी द ऑपरेशन ऑफ होल ऑर्गेनाइजेशन? भैया क्या बिजनेस लेवल मैनेजर्स ओवरसी द ऑपरेशन ऑफ होल ऑर्गेनाइजेशन? नो, they oversee the operation of whole company or division. They oversee the operation of whole company or division. और इसकी बात बताइए भैया, आर दे रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजीज फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन? नहीं भैया, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजीज ऑफ इंडिविजुअल बिजनेस एरियाज। और एक और आखिरी पॉइंट क्या था, सेट 2 क्या था भैया, कि ट्रांसलेट करता है जनरल स्टेटमेंट, ट्रांसलेट करता है जनरल स्टेटमेंट ऑफ डायरेक्शन एंड इंटेंट दैट कम फ्रॉम कॉर्पोरेट लेवल, ट्रांसलेट करता है जनरल स्टेटमेंट ऑफ डायरेक्शन एंड इंटेंट दैट कम फ्रॉम कॉर्पोरेट लेवल इनटू कंक्रीट स्ट्रेटजीज। ट्रांसलेट करता है जनरल स्टेटमेंट एंड डायरेक्शन, ट्रांसलेट करता है जनरल स्टेटमेंट ऑफ डायरेक्शन एंड इंटेंट दैट कम फ्रॉम कॉर्पोरेट लेवल इनटू कंक्रीट स्ट्रेटजीज फॉर इंडिविजुअल बिजनेसेस। ये अपने स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन देखे थे। स्ट्रेटेजिक लेवल्स के बाद, स्ट्रेटेजिक लेवल्स के बाद अपने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आए थे। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में हम तुम लोग को बोले थे दैट द टर्म स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट रेफर्स टू द मैनेजरियल प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ स्ट्रेटेजिक विजन, setting objectives, crafting a strategy, implementing and evaluating the strategy and initiating corrective actions wherever deemed appropriate। और ये बात भी बोला हुआ है कि चाहे क्वेश्चन आए इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट या फिर क्वेश्चन आए लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, आपको ये पहले एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव्स क्या था, क्रिएट करना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड टू गाइड द कंपनी सक्सेसफुली थ्रू ऑल द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, ठीक है ना। तो अब आइए भैया इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस करते हैं। तो पहले भैया ये लिमिटेशंस करते हैं। लिमिटेशंस कैसे आप लर्न कराए थे भैया, एक्सपर्ट सोच रहा है, एक्सपर्ट सोच रहा है, तो एक्सपर्ट क्या सोच रहा है, यार मैं कौन सी स्ट्रेटेजी बनाऊं। एक्सपर्ट को इतना क्यों सोचना पड़ रहा है, बिकॉज द इन्वायरमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट। इसी स्टोरी सबने याद किए थे। तो सिंस एक्सपर्ट स्ट्रेटेजिक प्लानर्स नीड्स टू बी एंगेज, देयरफॉर एसएम इज अ कॉस्टली प्रोसेस, ठीक है। एक्सपर्ट सोच रहा है तो सोचने में समय लगता है, देयरफॉर एसएम इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ये भी बताए थे। एक्सपर्ट क्या सोच रहा है कि यार मैं कौन सी स्ट्रेटेजी बनाऊं, तो स्ट्रेटेजी से याद आएगा दैट डिफिकल्ट टू क्लियरली एस्टिमेट द कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्सेज टू अ फर्म स्ट्रेटेजी, डिफिकल्ट टू क्लियरली एस्टिमेट द कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्सेज टू अ फर्म स्ट्रेटेजी। और एक्सपर्ट क्यों इतना सोच रहा है, बिकॉज द इन्वायरमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट। तो ये आपका 4 लिमिटेशंस खत्म हो गया। और अपने ये बात बोले थे, ये बात क्लास में अपने बोल चुके हैं कि ये जो आंसर, अगर आपका क्वेश्चन आया व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, तो ये हेड पॉइंट कंटेंट नहीं है, ये हेड पॉइंट कंटेंट नहीं है, ठीक है ना। ये आपका स्टेटमेंट फॉर्म में ये आंसर जाएगा, ठीक है। हाँ, लिमिटेशंस के बाद अपने क्या किए थे, अपने इंपॉर्टेंस समझे थे। तो भैया देखिए इंपॉर्टेंस आप किस तरीके से लर्न किए थे भैया, अपने 3 सेट में लर्न किए थे। देखिए एक डेफ पर्सन है, वो ब्लाइंड भी है, एक डेफ पर्सन है वो ब्लाइंड भी, उसे दिखता नहीं है, तो आपने उसे कहा कि आप इस बात को ऑप्ट कर लीजिए, आप इस बात को ऑप्ट कर लीजिए। डेफ का एक बॉडी शेप है, उसमें एक हेड है, एक फेस है। अब ये अपना सेट 1 हो गया, सेट 1 हो गया। अब इसमें भैया कुछ हटाइए और कुछ लगाइए, तो बॉडी को अपने काटे और ए लगाए, और उसके बाद अपने बोले थे प्लीज गिव मी हेल्प, अगर आपने मुझे हेल्प किया तो मैं प्रिपेयर हो जाऊंगा। अब अपना देखिए पॉइंट बन जाएगा। डिफाइन करना विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, act as a pathfinder to various business opportunities, help the organization to shape its future, give direction to the company to move ahead and prepare the organizations to face the future। तो यहां पर आपका 5 पॉइंट खत्म हुआ। हाँ भैया, इसके बाद हमने सेट 2 में देखे थे दैट कोर कंपिटेंसी अल्टीमेटली लीड्स टू सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो कोर कंपिटेंसी और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज से क्या याद आएगा, दैट हेल्प द ऑर्गेनाइजेशंस टू डेवलप certain core competencies and competitive advantage which will ultimately help them in their fight for survival and growth। और सस्टेनेबल से याद आएगा enhance करना longevity of business। 7 पॉइंट खत्म हो गया। 7 पॉइंट के बाद act as a corporate defense mechanism against mistakes and pitfalls। ये अपने इंपॉर्टेंस किए तो अपने इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन भी खत्म, इंट्रोडक्शन और ऑब्जेक्टिव भी देख लिए।
तो पूरा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट भी हो गया अपना। इसके बाद अपने देखे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इन गवर्नमेंट एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें कॉमन पार्ट 1 और कॉमन पार्ट 2 आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो अपने जानते हैं दैट ऑर्गेनाइजेशंस कैन बी क्लासिफाइड एज कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट दे हैव। एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस का डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव क्या होगा या मेन एम क्या होगा उसका, प्रॉफिट। But we can find many organizations around us who do not have any commercial objective of making profits. वो लोग का मेन एम क्या है? To provide services to members, beneficiary or public at large, to meet the needs not met by business enterprises. Their genesis may be social, charitable or educational purpose. कुछ एग्जांपल्स बताइए। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस सच एज हेल्पेज और चाइल्ड रिलीफ, एंड मेनी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस आउट परफॉर्म प्राइवेट फर्म्स ऑन इनोवेटिवनेस, मोटिवेशन, प्रोडक्टिविटी, ह्यूमन रिलेशंस, ठीक है। फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अपने क्या समझे थे? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अपने समझे थे कि रिचर्ड सायट कॉन्कर्ड यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ विजिट किए। इसके बाद अपने फ्रेंड को बताया यार कंसिडरेबल चेंजेस आ गया है, कंसिडरेबल चेंजेस आ गया है, अब वहां के स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं और ऑनलाइन जाने के लिए आपको हाथ चाहिए। तो रिचर्ड सायट से याद आएगा दैट आई बिलीव दैट वी डू अ फार बेटर जॉब ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट देन एनी कंपनी आई नो, ठीक है। फिर कंसिडरेबल चेंजेस कैसे भैया? क्योंकि कंप्यूटर और इंटरनेट टेक्नोलॉजीज के कारण एजुकेशनल डिलीवरी सिस्टम में हैज अंडरगॉन कंसिडरेबल चेंजेस, ठीक है। कॉन्कर्ड यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ बूस्ट करता है दैट नियरली 200 स्टूडेंट्स कैन एक्सेस लेक्चर एट एनी टाइम, बट चैट कर सकता है प्रोफेसर से, बट कैन चैट विद प्रोफेसर एट फिक्स्ड टाइम्स, ये अपने बोले थे। फिर ऑनलाइन में अपने बोले थे दैट ऑनलाइन कॉलेज डिग्रीज आर बिकमिंग मोर कॉमन और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैव जॉइंड हैंड्स विद इंडस्ट्रीज इन ऑर्डर टू मेक ग्रेजुएट्स मोर एम्प्लॉयबल, ये अपने 5 पॉइंट देखे थे। तो रिचर्ड सायट से याद आता है दैट आई बिलीव दैट वी डू अ फार बेटर जॉब ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट देन एनी कंपनी आई नो। कंसिडरेबल चेंजेस कैसे आ गया एजुकेशनल डिलीवरी सिस्टम में? कंसिडरेबल चेंजेस कैसे आ गया? विद द इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजीज। कॉन्कर्ड यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ बूस्ट करता है दैट नियरली 200 स्टूडेंट्स कैन एक्सेस लेक्चर्स एट एनी टाइम एंड कैन चैट एक्सेस कर सकता है लेक्चर्स एट एनी टाइम एंड कैन चैट एट फिक्स्ड टाइम विद प्रोफेसर्स। ऑनलाइन से याद आएगा दैट ऑनलाइन कॉलेज डिग्रीज आर बिकमिंग मोर कॉमन और ज्वाइंट हैंड से याद आएगा दैट एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैव जॉइंड हैंड्स विद इंडस्ट्रीज इन ऑर्डर टू मेक ग्रेजुएट्स मोर एम्प्लॉयबल, ये अपने देखे थे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बाद अपने मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस किए थे। तो कोलार एक कंपनी अब बैकवर्ड नहीं रही, वो भी इंटरनेट को यूज करके अपना कोको कोला जो प्रोडक्ट है उन्हें डोर टू डोर डिलीवरी करवाती है। तो डोर टू डोर से याद आएगा दैट पैथोलॉजिकल लैबोरेटरीज हैव स्टार्टेड कलेक्टिंग डोर टू डोर सैंपल्स। कोला से याद आएगा दैट कोलैबोरेशन और रे से याद आएगा रीएलोकेशन। तो सक्सेसफुल हॉस्पिटल स्ट्रेटेजी फॉर द फ्यूचर विल रिक्वायर renewed and deepened collaboration with physicians and reallocation of resources from acute to chronic care, ठीक है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजीज जो हॉस्पिटल परस्यू कर रहा है वो क्या क्या है? अपने डायग्नोस्टिक सेंटर में गए, वहां से अपने मेडिकल टेस्ट करवाए, अपने पास रिपोर्ट आया, रिपोर्ट देखे यार गड़बड़ है, एम्बुलेंस बुलाया, एम्बुलेंस से हॉस्पिटल में गए, वहां इंजेक्शन पड़ा और वो इंजेक्शन हॉस्पिटल के लिए तो वेस्ट है, तो उसे वेस्ट का डिस्पोजल करेगा। तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजीज दैट हॉस्पिटल्स आर परस्यूइंग क्या हो गया? डायग्नोस्टिक सर्विसेज, एम्बुलेंस सर्विसेज एंड वेस्ट डिस्पोजल सर्विसेज, ठीक है। और इंटरनेट से याद आएगा दैट द होल स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप ऑफ हेल्थ केयर इज चेंजिंग बिकॉज ऑफ इंटरनेट। डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स कंडक्ट सेंसिटिव बिजनेस ऑन द इंटरनेट, शेयरिंग रिजल्ट्स ऑफ मेडिकल टेस्ट एंड प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन। इसके बाद हमने देखे सक्सेसफुल हॉस्पिटल स्ट्रेटेजीज क्या है। सम ऑफ द सक्सेसफुल हॉस्पिटल स्ट्रेटेजीज, घर की वुमेन को कार्डियक अरेस्ट आया, ये एक फिजिकल प्रॉब्लम है, तो उस पेशेंट को हम घर से बाहर लेके गए तो आउट पेशेंट, ठीक है। और इसके बाद हमने देखे थे सर्विसेज सेंटर्स, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखे कि होम हेल्थ सर्विसेज, वुमेन मेडिसिन सर्विसेज, कार्डियक रिहेबिलिटेशन सर्विसेज, फिर फिजिकल रिहेबिलिटेशन सर्विसेज और आउट पेशेंट सर्जरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर्स, ये अपने देखे थे, ठीक है। और फिर अपने गवर्नमेंटल एजेंसीज एंड डिपार्टमेंट के रेस्पेक्ट में तुम लोगों को बोले, तुम लोग अच्छा से इसको कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पर अपना चैप्टर 1 का देखिए सारा का सारा टॉपिक्स हो गया।
आपने बिजनेस पॉलिसी भी रिवाइज कर ली है, कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट भी हो गया, कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी भी हो गया, स्ट्रेटेजी पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव भी हो गया, स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन भी कर लिए, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी पूरा इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन देख लिए, और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन गवर्नमेंट एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी अपना हो गया। ठीक है ना, तो चलिए, ठीक है, चलिए बाय।